हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। तो आज फिर से हम आगे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक लेके, दैट इज़ मलेरिया। सो मलेरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ लो, चाहे आप एमएसएन में पढ़ लो, हर जगह मलेरिया इम्पॉर्टेंट। तो ये जो मलेरिया वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मलेरिया का जो मीनिंग है वो निकलता क्या है। मल, अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो दो पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो मल प्लस एरिया। तो मल मीन्स होता है बैड, ठीक है। और एरिया, तो एरिया मीन्स होता है एयर, ठीक है, समझ गए। तो मलेरिया दो वर्ड से मिलके बना है बैड एयर। तो अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या है बैड एयर। बैड एयर इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मलेरिया हमें मॉस्किटो के बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है। और वो एयर में क्या करती है, घूमती रहती है क्योंकि फीमेल मॉस्किटो है ना। तो इसके डिटेल हम आगे देखेंगे कि क्या मेन पॉजिटिव एजेंट मॉस्किटो है या मॉस्किटो को कोई यूज करके मलेरिया फैला रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मलेरिया कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से इसको हम लाइक प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे वीडियो में। ओके, तो आई थिंक आपको स्टार्टिंग तो क्लियर हो गई होगी ना। तो मलेरिया दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, इंट्रोडक्शन जरूर डालिएगा। मल प्लस एरिया, ठीक है। तो मल मीन्स होता है बैड, एरिया मीन्स होता है एयर, ठीक है। बैड एयर यानी कि ऐसी एयर जहां पे वो वाले मच्छर ज्यादा मिल रहे हैं जो मलेरिया फैला रहे हैं, समझ गए। चलो अब आगे देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो पार्ट में डिवाइड है, वो तो आप देख ही लेना। अब मैंने आपको ये बताया कि क्या ये मेन पॉजिटिव एजेंट है, लाइक क्या जो मच्छर काट रहा है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, तो ये जो मच्छर काट रही है आपको, क्या यही मेन पॉजिटिव एजेंट है? नहीं, ये मेन पॉजिटिव एजेंट नहीं है। मेनली जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है प्रोटोजोअल पैरासाइट। अब ये भी मेन पॉजिटिव एजेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। प्रोटोजोअल पैरासाइट फैमिली का नाम है, ये एक तरह का पैरासाइट है। इसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स आते हैं, 5 तरह के मेनली पैरासाइट्स आते हैं जो कि मलेरिया कॉज करने में बहुत लाइक कह सकते हैं कि एक्टिव है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम मेन पॉजिटिव एजेंट कौन है। ये फैमिली है, ठीक है। प्रोटोजोअल पैरासाइट की फैमिली के कुछ 5 ऐसे पैरासाइट है जो कि मलेरिया फैलाते हैं। अब जो मॉस्किटो है उसका नाम क्या है, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो अब आप सोच लो, जिंदगी में भी फीमेल ही सबसे ज्यादा खून चूसती हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। और यहाँ पे देख लो, जो मॉस्किटो है वो भी फीमेल है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा फीमेल ही हमें काटती है, मेल फूलों का रस चूसते हैं, समझ गए। तो मेल जो है अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं फ्लावर्स के जो फ्लूइड और लिक्विड या रस होता है, जो भी आपको बोलना है। लेकिन फीमेल को ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, एग्स बनाने होते हैं, है ना। अंडे देगी ना तभी तो बच्चे पैदा होंगे। ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसके अंदर होता है हमारा प्रोटोजोअल पैरासाइट का एक पैरासाइट, फैमिली का एक पैरासाइट। कैसे फैलता है ये? वेक्टर बॉर्न डिजीज है। पहली चीज तो किस तरह की डिजीज है, वेक्टर बॉर्न। क्यों? क्योंकि वेक्टर कौन होता है, जो कि कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव एजेंट को लेके घूम रहा होता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो वेक्टर के थ्रू ही फैलेगा, यानी कि मच्छर के काटने से ही फैलेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मलेरिया है और मैंने अपना ब्लड किसी को दे दिया, तो मेरे अंदर वो पैरासाइट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्सन के अंदर भी चला गया और उसे भी मलेरिया हो गया। कंजेनाइटली होगा। कंजेनाइटली मीन्स होता है फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है। मम्मी से बेबी को ट्रांसफर हो जाता है मलेरिया, समझ गए आप। इसीलिए मलेरिया एट द प्रेगनेंसी ये बहुत डेंजरस होता है, बेबी को भी मलेरिया हो जाता है, डेथ रेट इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मेन पॉजिटिव एजेंट्स हमारे कौन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम नॉलिसाई। ये नॉलिसाई जो है ये अभी कुछ 4-5 ईयर्स पहले ही डिस्कवर हुआ है, तो आप कह सकते हो कि सबसे न्यू वन है। बाकी ये सारे बहुत पुराने हैं। तो आपको इसमें से कौन सा सबसे बड़ा वाला नाम दिख रहा है? ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा डेंजरस होता है मलेरिया के लिए। ठीक है, ये अगर आपके अंदर चला गया तो आपको मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाएगा। मैलिग्नेंट मलेरिया एक सीवियर फॉर्म होती है मलेरिया की, जिसमें डेथ रेट इंक्रीज हो जाते हैं। समझ गए? और मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इंडिया में ज्यादा मिलता है। जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मोस्टली हमें एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका के एरियाज में मिलता है। प्लाज्मोडियम ओवेल ये हमारा कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के पास मिलता है। प्लाज्मोडियम नॉलिसाई ये हमारा मलेशिया के आसपास मिलता है। अभी रिसर्च की डिस्कवरी से ये पता चला है कि ये मलेशिया के आसपास मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई सबसे लेस कॉमन मलेरिया होता है, जो कि सबसे लेस कॉमन इन्फेक्ट करता है पीपल्स को, और ये कम से कम मॉस्किटोज में मिलता है। और हर एरिया में, जितने भी एरिया मैंने आपको बताए हैं, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, हर जगह ये मिलता है, लेकिन ये लेस कॉमन होता है। ये जो पैरासाइट है वो कम मॉस्किटोज में पाया जाता है। ओके, मतलब फीमेल एनाफिलीज में मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है हमारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि इंडिया में मिलता है। तो हम इंडिया की ही बात करेंगे यहाँ पे, सो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ होस्ट। ऐसा कौन है जो कि होस्ट है? होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर इन्फेक्शन जाता है, या जिसके अंदर कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाता है। तो आप तो सोच रहे होगे कि भाई हम ही ह्यूमंस हैं तो हम ही सुपीरियर हैं तो हम ही होस्ट होंगे। नो, इसमें दो तरह के होस्ट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मींस पहला होस्ट, सेकेंडरी मींस दूसरा होस्ट। पहला होस्ट जो है वो हमारा बेचारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, बेचारी आई थिंक, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। और सेकेंडरी होस्ट हम लोग होते हैं। क्यों होता है पहली होस्ट ये फीमेल एनाफिलीज? क्योंकि इसी के अंदर सबसे पहले पैरासाइट जाता है, इसके गट में, यानी कि मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में वो अपने आप को फैलाता है। फैलाने के बाद मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाती है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड होने की वजह से जब ये फीमेल एनाफिलीज हमें आकर के बाइट करती है और अपने सलाइवा के थ्रू ये क्या करती है कि सारे जो पैरासाइट्स होते हैं, जो भी, जैसे इसमें से कोई सा भी होगा, तो वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देती है। जब ये आपके अंदर इंजेक्ट कर देती है तो आपके ब्लड सप्लाई में ये पैरासाइट चला जाता है और आपको इन्फेक्शन मलेरिया का हो जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी होस्ट। पहली बार इसके पास आता है, दूसरी बार हमारे पास आता है पैरासाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। सो मलेरिया इज डिफाइंड एज अ मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज। मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए बोला गया है क्योंकि मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या हो रहा है, वो जो पैरासाइट चला गया एक, उसने अपने आप को बहुत सारे फॉर्म में बना लिया, बहुत सारे रेप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज बोल दिया है। किसकी? ह्यूमंस की। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में हो, और अदर एनिमल्स में भी होता है। एग्जाम्पल ले सकते हो, चिंपैंजी में भी मलेरिया पाया जाता है, कॉज बाय दी पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। इसमें कोई पर्टिकुलर पैरासाइटिक प्रोटोजोन शो नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे के सारे क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि मलेरिया बॉर्न डिजीज, सॉरी, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है क्योंकि ये फीमेल एनाफिलीज में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को, एग्जाम्पल चिंपैंजी। और पॉजिटिव एजेंट कौन है, कौन सी फैमिली का है? पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स की फैमिली का है। इंसिडेंस रेट अगर देखें तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पर ईयर 10 लाख केसेस मिलते हैं, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 219 मिलियन केसेस मिले हैं 2017 में। क्योंकि 2017 में जब रिसर्च की गई थी तो 219 मिलियन केसेस मिल गए थे मलेरिया के वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। 2011 में भी जो स्टडी की गई थी उस टाइम पे 2.1 मिलियन केसेस मिले थे,
और 1819 डेथ हो गई थी साउथ एशिया रीजन में। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में साउथ एशिया में सबसे ज्यादा मलेरिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया के जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहां पे इस प्रोटोजोन की हर एक, कह सकते हैं कि पैरासाइट मिलता है। चाहे वो मलेरिया फैल्सीपैरम हो, चाहे वो वाइवेक्स हो, चाहे वो पी ओवेल हो, चाहे वो मलेरियाई हो, चाहे वो नॉलिसी हो, हर तरह का पैरासाइट मिलता है वहां पे। इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं कि कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कितने टाइम में जो आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है, वो अपने आप को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करके आपको साइन एंड सिम्टम ला देगा, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो के बाइट करते ही आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, नो, ऐसा नहीं। मॉस्किटो बाइट करता है, उसके बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है पैरासाइट, फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारे पैरासाइट्स बनाता है अपनी फैमिली के, और पूरी एक फैमिली तैयार करने के बाद फिर आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पाता तब आपको साइन एंड सिम्टम आते हैं। इस तरह से ये सीरीज चलती है। ओके, तो मलेरिया में देख लेते हैं, पी फैल्सीपैरम जो है वो कितने डेज ले लेता है, 9 से 14 डेज ले लेता है। मतलब अगर फैल्सीपैरम आपके अंदर जाता है तो 9 टू 14 डेज के अंदर अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे। उसी तरह से वाइवेक्स 8 से 17 डेज ले लेता है, ओवेल 16 से 18 डेज ले लेता है, और मलेरियाई 18 से 40 डेज ले लेता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। किस तरह से पैरासाइट हमारे अंदर आता है, किसके थ्रू आता है, देन वो क्या करता है जो हमारे अंदर इतना ज्यादा सीवियर फॉर्म बना लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले एज ऑलवेज मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जो हमारा होस्ट है वो हमारा मॉस्किटो है। कौन है वो? हमारी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके अंदर वो पैरासाइट प्रेजेंट है, वो काटती है किसी पर्सन को। ठीक है, बाइट किया उसने। अब बाइट करने के बाद जब वो बाइट करेगी तो उसके अंदर से सिंपल सी चीज है कि वो पैरासाइट निकल के बाहर आएगा और हमारे अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पैरासाइट अभी मॉस्किटो के अंदर क्या था? बीज था, सीड था। ठीक है, तो उस सीड को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। ठीक है, आपने सुना होगा कि स्पोर्स छोड़ देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना, वही सीड को ही स्पोर्स बोलते हैं। तो स्पोरोजोइट हम पूरा नाम ले लेंगे। स्पोरोजोइट इस तरह के कुछ होते हैं दिखने में। स्पोरोजोइट हमारे अंदर एंटर कर गए। वो स्पोरोजोइट ब्लड सप्लाई के थ्रू, सिंपल सी चीज है, उसने मॉस्किटो ने ब्लड लिया ना, तो ब्लड सप्लाई से लिया, तो ब्लड सप्लाई के थ्रू वो स्पोरोजोइट कहाँ चले गए? लीवर सेल्स में चले गए। लीवर सेल्स में जाने के बाद उन स्पोरोजोइट ने क्या किया? ये देखो, ये लीवर सेल है जो मैंने अभी बाउंड्री दिखाई आपको। ठीक है, उस लीवर सेल्स में स्पोरोजोइट ने क्या किया? अपना शेप चेंज किया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को चेंज करेंगे, देन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारे बना लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने शेप चेंज किया और लंबे लंबे जिस तरह से ये इस तरह के थे, शेप चेंज करके उन्होंने क्या किया? अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में ले आए। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में लाने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने आप को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर कि पूरा लीवर सेल भर गया, फिल हो गया। ठीक है, अब जब लीवर सेल पूरा फिल हो गया तो अब लीवर सेल में स्पेस ही नहीं बचा। जब स्पेस नहीं बचा तो लीवर सेल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म को हम बोलते हैं शाइजोंट। ठीक है, लीवर सेल के अंदर आने को बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो सीड थे वो लीवर सेल के अंदर आ गए और लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होने को बोलते हैं शाइजोंट प्रोसेस। ठीक है, शाइजोंट प्रोसेस हो गया, मतलब लीवर सेल पूरा भर गया पैरासाइट से। अब लीवर सेल जब पूरा पैरासाइट से भर गया तो एक और फेज आया जिसे हम बोलते हैं मीरोजोइट। मीरोजोइट फेज में क्या होता है कि लीवर सेल अपने आप को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, फट जाता है लीवर सेल। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं बचा। यहां तक की स्टेज को हम स्टेज 1 बोलते हैं। मॉस्किटो बाइट से मीरोजोइट स्टेज तक को हम स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 1 को हम एक्सो एरेथ्रोसाइट स्टेज भी बोलते हैं। एक्सो एरेथ्रोसाइट स्टेज क्या है? एक्सो मीन्स आउट, एरेथ्रोसाइट मीन्स आरबीसीज।
ठीक है, आउट ऑफ द आरबीसी। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है और हमारे आरबीसी को कोई हार्म नहीं होता है, उस फर्स्ट स्टेज को हम एक्सो एरिथ्रोसाइट स्टेज बोलते हैं। इसको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीरोसाइट कंप्लीट होने के बाद हमारा मीरोसाइट जैसे ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेज हमारी खत्म हो जाती है। सेकेंड स्टेज हमारी होती है ट्रोपोजोइट से। मैंने लिखा नहीं है, TROPO, ठीक है, जोइट यही स्पेलिंग होगी, ट्रोपोजोइट से। ट्रोपोजोइट हमारी सेकेंड स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि अब जो ये सारे रिलीज होके बाहर आ गए हैं, ब्लड सप्लाई में चले गए हैं, इन्होंने क्या किया, इतने सारे हैं कि इन्होंने आरबीसी के अंदर अटैक कर दिया। जैसे ही ये आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, आरबीसी भाई रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे ही ये प्रोटोजोन्स आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, इनके अंदर जाने को हम ट्रोपोजोइट बोलते हैं, और ये हमारी सेकेंड स्टेज है, दैट इज एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। देखो, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज मीन्स इनसाइड द आरबीसीज। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो हमारी फर्स्ट थी, आउटसाइड द आरबीसीज। समझ गए? तो अब आरबीसी के अंदर जब ये प्रोटोजोन चले गए, इस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ट्रोपोजोइट प्रोसेस। अब जैसे कि ये हमारे लीवर सेल्स में डिवाइड हुए थे, वैसे ही ये हर आरबीसी में अपने आप को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और मेल और फीमेल गैमेट्स बना देंगे, यानी मेल और फीमेल सेल्स बना लेंगे। तो आप जानते हो कि मेल और फीमेल सेल्स मिलने के बाद जो है नई लाइक स्पीशीज या नया पैदा होता है, नई स्पीशीज पैदा होती है। ये लोग भी क्या करेंगे, अलग अलग आरबीसीज में अलग अलग मेल्स और फीमेल्स अपने सेल्स बना लेंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटोसाइट स्टेज, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोसाइट स्टेज या ट्रोपोजोइट स्टेज जो है हमारी, वो यहीं पे खत्म हो जाती है जब वो लोग आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी गैमेटोसाइट स्टेज स्टार्ट होती है, जिसमें वो लोग अपने गैमेट्स बना लेते हैं, मेल और फीमेल। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने मेल और हर आरबीसी के अंदर मेल भी होगा, फीमेल भी गैमेट होगा, यानी मेल प्रोटोजोन फीमेल प्रोटोजोन दोनों होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस पर्सन को फिर से आके फीमेल एनाफिलीज ने आकर के बाइट कर लिया। तो बाइट करेगी तो आरबीसी ही तो अंदर लेगी ना। तो जब वो आरबीसी को रिसीव करेगी, इन्फेक्टेड आरबीसी को रिसीव करेगी, तो उसमें वो दोनों को ले लेगी, मेल और फीमेल प्रोटोजोन गैमेट को ले लेगी। लेने के बाद उसके मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर और ज्यादा रेप्लिकेशन होगा और ज्यादा डिवीजन होगा प्रोटोजोन का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है। तो ये प्रोटोजोन्स और ज्यादा अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, कहां पे, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर। फिर वही मॉस्किटो जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेगी। बाइट करने के बाद क्या होगा कि हेल्दी पर्सन इंफेक्टेड हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मॉस्किटो ने ले लिया आरबीसी, इन्फेक्टेड आरबीसी, तो उसके गट में क्या हुआ, इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे वो सब बन गए। बनने के बाद फिर से हमारी स्पोरोजोइड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो फिर से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी और वो फिर से स्पोरोजोइड यानी स्पोर्स बीज अंदर डाल देगा और एक हेल्दी पर्सन फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये थी हमारी नॉर्मल साइकिल। अब मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ, जिससे कि आप नोट्स अपने कंप्लीट कर लो। जिसको वो साइकिल नहीं समझ में आ रही है, वो आप इस नोट से आराम से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि एक फीमेल एनाफिलीज ने आकर के एक पर्सन को बाइट किया, उसके अंदर उस पर्सन के अंदर पॉजिटिव एजेंट पहुंच गया। पॉजिटिव एजेंट अभी कंप्लीटली नहीं पहुंचा है, उसने सिर्फ अपना सीड डाला है, सिर्फ अपना बीज डाला है, जिसको हमने स्पोरोजोइट बोल दिया है, ठीक है। ये सीड जाएंगे लीवर सेल के अंदर, क्योंकि ये मोटाइल सीड है। देखो, मोटाइल स्पोर्स है, ये जाएंगे लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वो लीवर सेल को इतना फिल कर देंगे, अपने आप को राउंड शेप में करके इतना फिल कर देंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लीवर सेल रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। फटने की वजह से क्या होगा कि शाइजोन रिलीज हो जाएंगे। जो यहाँ पे लीवर सेल के अंदर अपने आप को सर्कुलर करके शाइजोन्स बने थे,
है ना। लीवर सेल के अंदर कौन बना था, शाइजोन्स बने थे। फिर उन्होंने लीवर सेल को रप्चर कर दिया था। रप्चर करने के बाद जो चीज अंदर है वो चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो शाइजोन्स सारे बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक की स्टेज को हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। एक्सो मीन्स आउट, एरिथ्रोसाइट मीन्स ब्लड स्टेज, ठीक है। अभी आरबीसी के अंदर नहीं गया है, तो यहाँ तक की हम स्टेज को एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कह देंगे। इसके बाद क्या हुआ, अब वो जाएंगे आरबीसी के अंदर। जो शाइजोन थे हमारे, वो अब कहाँ जाएंगे, सीधे आरबीसी के अंदर जाएंगे। आरबीसी के अंदर जाने के बाद सेम वही चीज करेंगे जैसा उन्होंने लीवर सेल में किया। वो अपने आप को बहुत सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आरबीसी भी रप्चर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं बचेगा। जब आरबीसी फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो ये बहुत सारे शाइजोन फिर से रिलीज हो जाएंगे और दूसरे आरबीसी को जाकर के पकड़ लेंगे, ठीक है। इस स्टेज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, क्योंकि इसमें आरबीसी इन्फेक्टेड हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रोपोजोइट प्रोसेस बोलते हैं। समझ गए, ये प्रोसेस क्या है जिसमें आरबीसी हमारे रप्चर हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ट्रोपोजोइट प्रोसेस बोलते हैं। अब हमारा आता है थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज हमारी कौन सी है, गेमेटोसाइट स्टेज, जिसमें हमारे मेल और फीमेल्स गैमेट्स बनेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये सारे रिलीज होने के बाद दूसरे आरबीसी को कैच कर लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इतने ये इस केपेबल हो गए हैं कि ये अपने आप को मेल और फीमेल गैमेट्स बना सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाया हर आरबीसी के अंदर। हर आरबीसी के अंदर जब इन्होंने मेल और फीमेल गैमेट बना दिया, फिर से फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो आई और उसने इसी पर्सन को आकर के बाइट कर लिया। जब वो इस पर्सन का आकर के ब्लड यहाँ से ले लेगी, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज है कि यहाँ से उसने ब्लड लिया तो उसने मेल और फीमेल गैमेट को भी कैरी कर लिया। मेल और फीमेल गैमेट को कैरी करने के बाद उसने उसको अपने अंदर ले लिया और उस मॉस्किटो के जो गट होता है, इंटेस्टाइन होती है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, वहां पे इन दोनों ने, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे पहुंच गए। इन दोनों ने अपने आप को क्या किया, डिवाइड कर दिया, बहुत सारे बना दिए मेल और फीमेल गैमेट। बहुत सारे बनाने के बाद अब ये जो मॉस्किटो है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड और डेंजरस मॉस्किटो बन गई, ठीक है। अब इसने जाकर के क्या किया, किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के बाइट कर लिया। अब इस पूरे मॉस्किटो के अंदर क्या है, मेल और फीमेल प्रोटोजोन गैमेट्स हैं, ठीक है। जब ये बाइट करेगी तो इसके सलाइवा से उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी ये प्रोटोजोन्स पहुंच जाएंगे और उस हेल्दी पर्सन को भी साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। सो ये थी हमारी साइकिल, आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मलेरिया हो गया, एजेंट ट्रांसफर हो गया हेल्दी पर्सन के अंदर, और यहाँ पे मलेरिया हो गया। फिर आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन है जो रिस्क पे है। तो सबसे पहले तो यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट रिस्क पे होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। तो अगर ये फीमेल एनाफ्लीज आकर के किसी यंग इन्फेंट और चिल्ड्रन को आकर के बाइट कर लेगी, तो इनको ज्यादा रिस्क है, इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो उसको किल कर सके, और मे भी उनको हो जाए। इसके अलावा ओल्ड एज, उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस एज में भी, ओल्ड एज में भी ज्यादा चांसेस होंगे कि मलेरिया हो जाए। देन एचआईवी पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट, तो एचआईवी पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रांग नहीं होते। जिन पर्सन्स को एचआईवी होता है, तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम डेफिसिट हो गया, डिक्रीज हो गया, इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया कि कोई भी इन्फेक्शन एचआईवी में आराम से लग सकता है। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने की वजह से उनके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो जल्दी एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से उनको भी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो लोग दुनिया घूमने का ड्रीम रखते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमना चाहते हैं, हो सकता है कि वो ऐसे इन्फेक्टेड एरिया में जाकर के घूम रहे हो, जैसे एशियन जंगल्स में जाकर के, जहाँ पे सबसे ज्यादा ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज भी मिलते हैं और सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लाइक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज मिलते हैं, तो हो सकता है कि वहां से वो इन्फेक्शन कैप्चर कर ले। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आप यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट भी लिख सकते हो या फीमेल एनाफ्लीज भी लिख सकते हो, कि वजह से क्या हुआ, कि सिंपल सी चीज है, पर्सन इन्फेक्टेड हुआ, लीवर सेल में उसके चला गया और लीवर सेल्स रप्चर हो गए। रप्चर होने के बाद जो भी मीरोजोइड्स थे, मतलब मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया है,
आपको मैं साइकिल ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप समझ जाओगे। मीरोजोइट्स जो बाद में रिलीज हुए थे, उन्होंने क्या किया कि वो एरेथ्रोसाइट में चले गए, मतलब हमारे आरबीसी के अंदर चले गए और आरबीसी को रप्चर कर दिया। रप्चर करने के बाद वो दूसरे आरबीसी को जाकर के इन्फेक्टेड किया और उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट बन गए। मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे आरबीसीज में ये मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे और फिर से बाइट करेगी फीमेल एनाफिलीज और दूसरे पर्सन को जाकर के बाइट करके उनके क्लिनिकल फीचर्स ले आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ स्टेजेस, लाइक स्टेजेस के साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, तो आप स्टेजेस के बेसिस पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टेजेस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आप जैसा देख सकते हो, एज यू कैन सी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो हमारे, या स्टेजेस जो हैं वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हैं, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज। देखो मैं पहले ही बता दूं, कोल्ड स्टेज जो है वो प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज। हॉट स्टेज थोड़ा सा सीवियर स्टेज है एंड स्वेटिंग स्टेज रिकवरी स्टेज है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो जल्दी जैसे ही कोल्ड स्टेज स्टार्ट होती है तो आपको फीवर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस करने के बाद वो उस इन्फेक्शन को किल कर सके। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस कर देगी। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको ठंड लगेगी क्योंकि आपके अंदर आपको फीवर हो चुका है। नोजिया इसलिए फील होगा क्योंकि पूरे आरबीसीज के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा है धीरे धीरे करके, और बाकी ऑर्गन्स को भी इन्फेक्टेड करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आरबीसीज के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है और आपके रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जब आपका जीआई सिस्टम, तो जब आप इन्फेक्टेड हो जाओगे तो आपका जीआई सिस्टम आपका क्या होता है? आपका पूरा एसोफेगस इंक्लूड होता है इसके अंदर आपका कह सकते हैं कि एब्डोमेन इंक्लूड होता है, इसके अंदर आपका इंटेस्टाइन इंक्लूड होता है। ये सारी चीजें अपना काम अच्छे से करना बंद कर देंगी और एसोफेगस में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आप कुछ भी खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको नोजिया फील होगा। टेम्परेचर एलिवेट होता है, पहले ही बता चुकी हूँ, इसी की वजह से हेडेक होगा और सीवियर फॉर्म में धीरे धीरे चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है स्किन, सॉरी कंटिन्यू है। तो आपकी जो स्किन है वो बाद में, देखिए इस स्टेज का नाम है कोल्ड स्टेज। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी आपको ठंड लगेगी, कभी आपकी जो बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी, कभी आपको ठंड लगेगी। इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। इम्यून, इस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम अभी काम कर रहा है, लाइक इन्फेक्शन को मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। कभी आपको फीवर आ रहा है, कभी वो ठीक हो जा रहा है, कभी फीवर आ रहा है, कभी वो ठीक हो जा रहा है। ठीक, अल्टरनेट फीवर आ रहा है आपको, इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, फिर वो मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी ये कोल्ड स्टेज है। कब तक चलती है ये? आधा घंटा या 1 घंटे तक ये चलती है, उसके बाद आपकी हॉट स्टेज आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हॉट स्टेज है, सिंपल सी चीज़ है, तो बॉडी हॉट ही रहेगी। अब इसमें फीवर कंटिन्यूअस आपको रहेगा, तो कंटिन्यूअस फीवर रहेगा। आपकी इतना ज़्यादा फीवर आ जाएगा, बॉडी ने अब सोच लिया कि इम्यून सिस्टम तो नहीं मार पा रहा है, चलो मैं अपने आप को इतना हीट प्रोड्यूस कर देती हूँ कि मैं मारने की कोशिश करती हूँ, बॉडी ऐसा सोचती है। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी कि आपके फीट, आपके पैरों से एकदम हीट निकलने लगेगी, आपको लगेगा कि जल रहे हैं। पल्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा रेस्पिरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कह सकते हैं फैटिक, वीकनेस और आपको डिजनेस भी हो रहा है, तो आप सही से ब्रीथ नहीं कर पाओगे। आप ब्रीथ करोगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे, जैसे कि आपको अंदर ब्रीदिंग नहीं सफिशिएंट मिल पा रही है। हेडेक कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि फीवर कंटिन्यूअस बना रहा है। कब तक रहेगी ये? 2 से 3 घंटे तक रहेगी। उसके बाद आपकी स्वेटिंग स्टेज आ जाएगी। आपकी स्वेटिंग स्टेज क्या है? ऑब्वियसली हम इसका ट्रीटमेंट तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आप जो भी आप मेडिसिन लोगे, जो भी आपकी मलेरिया की क्लोरोक्विन चल रही होगी, जो भी मेडिसिन आपकी चल रही होगी, वो क्या करेगी? आपकी लाइक बॉडी को या आपके अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, तो आप रिकवर होना शुरू करोगे। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज ऐसे ही कर करके धीरे धीरे डेली आप रिकवर करोगे। तो स्वेटिंग स्टेज में ऑब्वियसली स्वेटिंग आएगी। स्वेटिंग कब आती है? जब हमारा फीवर उतर रहा होता है, तो फीवर डाउन यहाँ पे हो जाएगा। एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। प्रोफ्यूज मीन्स होता है बहुत ज्यादा,
तो फीवर जितना तेज होगा उतना ही ज्यादा बॉडी अपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उतना ही ज्यादा स्वेटिंग निकालेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा फीवर होगा उतनी ज्यादा प्रोफ्यूज यानी बहुत तेज स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होने के बाद स्किन ठंडी हो जाएगी, मतलब बॉडी ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया है, और मॉइस्ट हल्की सी गीली हो जाएगी।